हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। आप सभी का स्वागत है हमारी ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओओ एग्जाम की इस रिवीजन सीरीज में। आज इस सेशन के अंदर हम बात करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, यानी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के कंपोनेंट की। एंड दिस विल बी दी फिफ्थ सेशन जहां पर हम 10 एमसीक्यूज रिलेटेड टू दिस कंपोनेंट वी विल डिस्कस और उनके सॉल्यूशंस को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 विदाउट एनी डिले आपके सामने रखता हूं। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो पहले हम ऑब्वियसली हाईलाइट कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं कि क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या चीज मांगी गई है। हमसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दी गई है। पहली स्टेटमेंट कह रही है अ ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड इन लंदन। लंदन के अंदर हमने एक ब्रिटिश कमेटी भी एस्टैब्लिश की थी, आईएनसी की। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट अ सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन लंदन। लंदन के अंदर एक सेशन भी ऑर्गेनाइज किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो ये बात बिल्कुल सच है कि आईएनसी 1885 में जब फॉर्मेशन होती है उसके 4 साल बाद ही 1889 के अंदर इसकी कमेटी लंदन के अंदर भी ऑर्गेनाइज की जाती है। वहां पर इसको एस्टैब्लिश किया जाता है और प्लान किया जाता है कि एक कांग्रेस का सेशन लंदन के अंदर किया जाए। लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजंस ये सेशन लंदन के अंदर ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता और कोई भी कांग्रेस का सेशन जो है वो भारत के बाहर, यानी उस समय का जो भारत था, जो ब्रिटिश इंडिया था, उसके बाहर ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा ओनली ऑप्शन नंबर 1। that is the first statement is only the correct statement, right? So 1889 के अंदर लंदन में हम एक कमेटी स्टैब्लिश कर देते हैं, ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और दादा भाई नौरोजी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर रहे हैं कांग्रेस के और ब्रिटेन में भी उनकी जो है अच्छी खासी फॉलोइंग रही है, उन्होंने कोशिश की कि एक सेशन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का लंदन के अंदर 1892 के अंदर उसको ऑर्गेनाइज करवाया जाए, बट दिस डिड नॉट हैपन ड्यू टू सम रीजन। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। Again we have been given 3 statements and we have to identify here the incorrect statement। गलत स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है वो हमें आइडेंटिफाई करनी है। ध्यान से पढ़िएगा तीनों स्टेटमेंट्स को। On July 5th of 1947, the Central Legislative Assembly passed the Indian Independence Act, which was based on the Mountbatten Plan। तो 1947 5 जुलाई को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और इस एक्ट को हम माउंटबेटन प्लान के ऊपर बेस्ड मान सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 2, द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इस एक्ट में बात किया गया कि हम 2 अलग-अलग डोमिनियंस बनाएंगे, इंडिपेंडेंट डोमिनियंस होंगे, एक होगा इंडिया और दूसरा होगा पाकिस्तान। थर्ड स्टेटमेंट है कि टिल अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड द गवर्नमेंट ऑफ द 2 डोमिनियंस विल बी कैरिड ऑन विद द इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 35। कि जब तक दोनों अलग-अलग डोमिनियंस इंडिया और पाकिस्तान अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते, दोनों डोमिनियंस के अंदर जो सरकारें हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से चलेंगी। अब यहां पर आपको गलत स्टेटमेंट बतानी है। क्या है गलत स्टेटमेंट? यहां पर सिर्फ पहली स्टेटमेंट गलत है, ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट हियर इज रॉन्ग। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। बिकॉज ऑन 5th जुलाई 1947 द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, नॉट बाय द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट है, ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट है, उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास करके 2 अलग-अलग डोमिनियन बना दिए, एक इंडिया का एक पाकिस्तान का। और बोला गया कि जब तक ये दोनों ही डोमिनियंस अपना खुद का कानून, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते हैं, तब तक इन दोनों में 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के हिसाब से सरकार चलेगी। ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर दे दी है। पहली स्टेटमेंट जो है वो हमारी रॉन्ग है और बाकी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब 3 इवेंट्स आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा इवेंट पहले और कौन सा बाद में हुआ है। इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडियरी अलायंस, एबॉलिशन ऑफ डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल एंड एबॉलिशन ऑफ दस्तक सिस्टम। ये तीनों जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत के अंदर उठाए गए हैं। और यहाँ पर आपको क्रोनोलॉजी थोड़ी सी यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। जो बंगाल है यहाँ पर डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम लेकर कौन आया था? रॉबर्ट क्लाइव। और इस सिस्टम को एबॉलिश करने वाला जो एडमिनिस्ट्रेटर है दैट वाज योर हेस्टिंग्स। और हेस्टिंग्स ने डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल को जो है एबॉलिश कर दिया। इसी के साथ हेस्टिंग्स ने ही दस्तक सिस्टम को भी एबॉलिश किया था और वेलेस्ली लेकर आया था हमारी सब्सिडियरी अलायंस भारत के अंदर। लेकिन इसकी क्रोनोलॉजी क्या है? क्रोनोलॉजी है कि सबसे पहले आपकी डुअल गवर्नमेंट जो है बंगाल के अंदर वो आपकी जो है एबॉलिश की जाए, या फिर उसके बाद दस्तक सिस्टम को एबॉलिश किया जाए। सब्सिडियरी अलायंस जो है वो सबसे बाद में आएगी। करेक्ट आंसर यहां पर आपका क्या बनेगा? देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी। पहले आपका डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल उसको एबॉलिश करते हैं, उसी रिफॉर्म के सीक्वेंस में ही आपका दस्तक सिस्टम को भी एबॉलिश किया जाता है और 1798 में आपकी सब्सिडियरी अलायंस जो है उसको वहां पर इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय वेलेस्ली। तो यहां पर आप देख सकते हो 1772 इज द टाइम व्हेन द डुअल गवर्नमेंट वाज एबॉलिश्ड। आफ्टर 3 years the दस्तक सिस्टम वाज आल्सो एबॉलिश्ड एंड 1798 में योर सब्सिडियरी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली। ये जो टाइम है 1770 से लेकर के
1800 तक का ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम रहा है जहां भारत के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर खास तौर पे बंगाल रीजन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस जो है अंग्रेजों के द्वारा किए गए। ठीक है, नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 4, which among the following statements is incorrect regarding the colonial rule under the British? ब्रिटिशर्स के colonial rule के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ध्यान से बताइएगा गलत स्टेटमेंट कौन सी है। स्टेटमेंट ए, ऑप्शन ए, the codified laws replaced the religious and personal laws of the rulers. Option number B, government servants were made answerable to the civil courts. Option number C, the judicial system became more accessible and affordable to the masses, and European subjects were also brought under the jurisdiction of courts. तो मुझे बताइए क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। खास तौर पर अगर हम जुडिशियल रिफॉर्म सिस्टम की बात करें तो अंग्रेजों के आने से पहले यूजुअली जो जुडिशियल सिस्टम भारत के अंदर फॉलो होता था वो ज्यादातर रिलीजियस लॉज के बेसिस पे चलता था। हिंदूज के लिए जो हिंदू रिचुअल्स और लॉज थे, मुस्लिम्स के लिए और दूसरे धर्मों के लिए उनके लॉज, उसके हिसाब से वहां पर डिसीजन लिए जाते थे। और ये डिसीजन लेता कौन था, यूजुअली जो राजा या प्रिंस होते थे उनके कोर्ट के अंदर कोई ऐसा ऑफिसर होता था जो इन डिसीजन को लेने का काम करता था। लेकिन अंग्रेजों के आने बाद उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कोडिफाई किया है। उन्होंने उन सभी अलग अलग लॉज को जो अलग अलग स्क्रिप्चर से उठाए गए हैं उसको उन्होंने कोडिफाई किया, एक सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर उन लॉज को डालने की उन्होंने कोशिश की, ताकि जो नए जज आ रहे हैं, जो यूरोप से जज आ रहे हैं, जो इंडिया में आकर के कोर्ट्स में बैठने वाले हैं, उन जजेस को डिसीजन लेने में ज्यादा आसानी हो, वो कोर्ट्स को पढ़ करके, लॉज को पढ़ करके वो डिसीजन ले सकें। तो ये उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव था। तो ये तो बात बिल्कुल क्लियर है, दे कोडिफाइड लॉज एंड दे रिप्लेस द रिलीजियस पर्सनल लॉज ऑफ द रूलर्स। देन गवर्नमेंट सर्वेंट्स, यस, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे, खास तौर पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर काम करने वाले लोग थे, उनको सिविल कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन के अंदर लाया गया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो जुडिशियल सिस्टम है वो एक्सेसिबल और अफोर्डेबल अब नहीं रह गया था मासेस के लिए। एक्सेसिबल ज्यादा क्यों नहीं रह गया था, पहले तो क्योंकि ये ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा अब ये जस्टिस इंपार्ट किया जा रहा है। आपके जो लोकल रूलर्स हैं, बिल्कुल लोकल लेवल पे आपके जमींदार, उसके ऊपर जाएंगे तो आपके जो दीवान होते हैं, उसके ऊपर जाएंगे तो जो राजा होता है, वहां तक लोगों की पहुंच थी। लेकिन अब वो पहुंच लोगों के पास नहीं है, उनको अंग्रेजों के ऑफिस में जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए और उसके लिए आपके पास पैसा भी होना चाहिए, क्योंकि अब फीस ज्यादा लगती है जस्टिस पाने के लिए, कोर्ट्स में केसेस को फाइल करने के लिए। ठीक है, तो ये अफोर्डेबल और एक्सेसिबल लोगों के लिए नहीं रहा है। आंसर सी जो है वो हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी भी पढ़ लेते हैं, यूरोपियन सब्जेक्ट्स वर आल्सो ब्रॉट अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स। यस, जो यूरोपियन सब्जेक्ट्स थे, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हों या फिर वो जो नागरिक हों आम, अगर कोई ट्रेडर है तो भी उनको भी जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स के अंदर लाया गया। सिविल मामलों में वो इंडियन जजेस के द्वारा भी ट्राई किए जा सकते थे, लेकिन क्रिमिनल अगर केस उन पे लगता है तो सिर्फ यूरोपियन जज यानी ब्रिटिश जज ही ब्रिटिश लोगों के ऊपर सुनवाई कर सकता था। ये भी एक इंपॉर्टेंट जो है कंट्रोवर्सी थी। तो करेक्ट आंसर तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बनेगा, जो कि हमारी यहाँ पर गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का भी एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं कि ब्रिटिशर्स के जुडिशियल रिफॉर्म से क्या फायदा या नुकसान उनको हुआ है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, who among the following was hailed as liberator of Indian press for repealing the 1823 ordinance of licensing regulations? 1823 में ये रेगुलेशंस लाई गई थी बेसिकली, जिसमें जो खास तौर पर इंडिया के अंदर पब्लिश होने वाले अखबार थे, जो भारतीय भाषाओं के अंदर भी पब्लिश हो रहे थे, उन सब पे बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगा दिए गए थे। कोई भी अगर अखबार या मैगजीन आपको पब्लिश करनी है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी सरकार की, और सरकार उसको पूरा ऑडिट करती थी कि इसमें किस तरह की खबरें निकल रही हैं। तो ये सारी स्ट्रिक्ट कंडीशंस से निजात दिलाने के लिए, उनसे आजाद करने के लिए हम एक पर्सन को लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस बोलते हैं। बेसिकली द पर्सन इज लॉर्ड मेटकाफ। लॉर्ड मेटकाफ इज नोन एज द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, ये आप ध्यान रखोगे। 1835 में उन्होंने इंडियन प्रेस को जो है वो फ्री करने का उन्होंने काम किया है, और इसीलिए उनको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस बोला जाता है। प्रेस लॉ उन्होंने एक फेमस जो है रिस्ट्रिक्शंस के को उन्होंने हटाया, एंड दैट इज व्हाई इनको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस बोला जाता है। इनके बाद एक और वाइसरॉय आते हैं हमारे, लॉर्ड रिपन। ये अगेन लॉर्ड रिपन है जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, कई लोग लॉर्ड रिपन को भी बोलते हैं कि वाज आल्सो वेरी मच फ्रेंडली टू द इंडियन प्रेस, लेकिन जो असली टाइटल पहले दिया गया है लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, क्योंकि पहले लॉर्ड मेटकाल्फ आते हैं तो उनको पहले हमने ये टाइटल दिया है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, बट उससे पहले आपको मैं रिमाइंड करा दूं अबाउट द सिलेक्शंस दैट एड्यूटैब कंट्रीब्यूटेड इन द लास्ट कंडक्टेड ईपीएफओ ईओओ एग्जाम। और इस एग्जाम के अंदर इतने सारे स्टूडेंट्स को हमने अपने उनके रिक्रूटमेंट टेस्ट में और इंटरव्यूज में उनकी मदद की, जिसकी वजह से इन सभी स्टूडेंट्स को हेल्प मिली, और वो अपनी मेहनत के बेसिस पे ऑब्वियसली दे वर एबल टू अटेन द सक्सेस। एंड दिस ईयर आल्सो वी विल रिपीट दिस एंटायर फीट, और हम इसको और इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। 116 सिलेक्शन हमारी जो लास्ट टाइम थी, इस नंबर को इस बार हम लोग जरूर आगे बढ़ाएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें आप लोग भी हमारा साथ देंगे। क्या आप इन सिलेक्शन का पार्ट बनना चाहते हैं? अगर जरूर बनना चाहते हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अगर आप पसंद करें इसको जरूर लाइक करिए। एंड किसी भी तरीके की हेल्प, चाहे वो काउंसलिंग से जुड़ी हो, स्ट्रैटेजी से जुड़ी हो, कंटेंट से जुड़ी हो, जो EduTap आपको दे सकता है, उसको पाने के लिए प्लीज यू कैन राइट टू अस एट hello@edutap.co.in और कॉन्टैक्ट अस एट 8146207241, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। द स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज अंडर व्हिच 1/6 ऑफ द टोटल वैकेंसीज वर टू बी nominated from the high status Indian families was introduced by statutory civil services। भारत के अंदर लॉर्ड लिटन लेकर आ रहे हैं। लॉर्ड लिटन, द वाइसरॉय एट दैट टाइम, ही केम अप विद दिस आइडिया ऑफ स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज। वो लॉर्ड लिटन कह रहे हैं कि आप भारत के अंदर सिविल सर्विस पहले भी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सर्विसेज थी वो 1857 के रिवोल्ट से पहले की थी। तो ये जब लॉर्ड लिटन आते हैं तो वो कहते हैं कि हम एक नई सिविल सर्विस बनाएंगे, लीगली ये सिविल सर्विस बनाई जाएगी, एक लॉ के थ्रू उसको राइट्स दिए जाएंगे और हम इसमें प्रोविजन करते हैं कि 1/6 ऑफ वैकेंसी जो रहेंगी वो इंडियन फैमिलीज से हम लोग उनको भरेंगे और ये हाई क्लास इंडियन फैमिलीज होंगी, एलिट इंडियन फैमिलीज होंगी, बेसिकली वो फैमिलीज जो अंग्रेजों के रूल को काफी सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है। और इससे जो ये जो सिस्टम है वो ऑब्वियसली फ्यूचर में जाकर के काफी फेल हुआ और उसको अबॉलिश कर दिया गया, लेकिन ये स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस लेकर लाए हैं लिटन, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। Which among the following is or are major cause of civil uprising against British? Britishers के against civil uprising होने के major causes क्या हैं? The ruin of Indian handicraft industry due to colonial policies. Yes, Indian handicraft industries अगर उनकी बर्बादी हो रही है तो उसके पीछे colonial policies का बहुत बड़ा हाथ था। इसकी वजह से भी मासेस के अंदर, गांव में, शहरों में जो आर्टिसांस थे, जो वर्कर्स थे, क्राफ्ट्समैन थे, उनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा था और वो सिविल अपराइजिंग्स में जो है ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट करता है। The fall of जमींदार्स and feudal lords directly affected the priestly class. Yes, देखिए जो priestly class थी, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, priestly class हमेशा रूलिंग क्लास के साथ काफी क्लोजली रिलेटेड रहती है, क्योंकि जो भी जमींदार होते हैं, राजा होते हैं, प्रिंसेस होते हैं, चीफ्स होते हैं, वो priestly क्लास को पैटर्नेज देते हैं, उनको दक्षिणा देते हैं, उनको लैंड देते हैं, उनको अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जब अंग्रेज आए तो ये जमींदार की, इन रूलर्स की पावर कम हो गई और अंग्रेजों को इन प्रीस्टली क्लास में कोई ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि अंग्रेज ऑब्वियसली देवर क्रिश्चियन और वो इंडिया के जो इंडिजिनस रिलीजन्स हैं, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे दूसरे हो, उसको वो कोई बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे। तो प्रीस्टली क्लास काफी ज्यादा गुस्से में थी और प्रीस्टली क्लास का जो होल्ड है वो लोगों के ऊपर भी काफी होता है, सिविल अपराइजिंग्स उसमें भी कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। The ego of traditional zamindars and polygars was also hurt due to being sidelined in rank by government officials। अब हो क्या रहा है कि सरकारी अफसर जो हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर जो हैं या जो क्राउन के सर्वेंट हैं, चाहे वो यूरोपियंस हो या फिर इंडिया के अंदर से भी आम जनता में से कोई पढ़ा लिखा इंसान है, उसको बना करके गवर्नमेंट सर्वेंट बना दिया गया और वो हायर हो गया है एज कंपेयर टू द हेरिडिटरी ट्रेडिशनल जमींदार पॉलीगर, जो कि एक तरीके से विरासत में उनको जो है अपनी जमींदारी मिली थी। तो इसी की वजह से भी उनमें गुस्सा था और ये सारी जो चीजें हैं दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द कॉजेस ऑफ सिविल अपराइजिंग, एंड देयरफॉर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। तो ये तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, तीनों स्टेटमेंट्स को समझना जो है वो काफी यहाँ पर इजी है और आंसर पता लगाना भी बहुत इजी है। यहाँ पर मैंने और भी जो दूसरे कॉजेस हैं रिलेटेड टू द सिविल अपराइजिंग वो मैंने यहाँ पर लिस्ट कर दिए हैं। ये सारे कॉजेस जो हैं आपको पीडीएफ जो डाउनलोड करने को मिलेगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वहां से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज मुगल एम्परर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। जब बैटल ऑफ बक्सर होती है 1764 के अंदर, तो भारत का जो मुगल एम्पायर है उसके एम्परर कौन है? शाहजहां द सेकंड, फारूक सियार, शाह आलम द सेकंड या बहादुर शाह द सेकंड? द करेक्ट आंसर हियर इज शाह आलम द सेकंड। शाह आलम जो है इसके रेन के अंदर दो इंपॉर्टेंट बैटल जो हो रही हैं, पहली बैटल जो है वो बैटल ऑफ पानीपत होगी, बैटल ऑफ पानीपत जिसमें आपके थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, जहां पर आपके अफगानिस्तान से भी इन्वेडर्स आकर के भारत में लड़ाई कर रहे हैं, उसको रिपेल करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ जस्ट 3 इयर्स आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर हो रही है, जहां पर अंग्रेजों के साथ मुगल एम्पायर की लड़ाई हो रही है। तो एक तरीके से देखेंगे कि ये ऐसा शाह आलम का डिसाइसिव रेन था बिटवीन 1760 एंड 1806, जहां पर मुगल एम्पायर के हाथ से बहुत बड़ी पावर जो है वो छिन जाती है, वो मराठास के हाथ में चली जाती है, वो लोकल रूलर्स के हाथ में चली जाती है और सबसे ज्यादा वो ब्रिटिशर्स के हाथ में चली जाती है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे भी सारे जो रेपरकशंस मैंने लिख दिए। इसी वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है और एम्परर को यानी कि शाह आलम को इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी प्रोटेक्शन में एक तरीके से कह लीजिए उसका बंदी बना लिया जाता है, ठीक है। और सारी जो पावर है वो काफी ज्यादा जो है खासतौर पे ईस्टर्न इंडिया की, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वो सारी जो है अंग्रेजों के पास यहाँ पर चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। अरेंज द फॉलोइंग इन अ करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कैबिनेट मिशन, वेवल प्लान, क्रिप्स मिशन, एटलीस्ट डिक्लेरेशन, ये चारों इवेंट्स बहुत क्लोजली अकर होते हैं वर्ल्ड वॉर सेकंड के स्टार्ट होने के बाद। इंडिया की बहुत ज्यादा जरूरत है ब्रिटेन को वॉर जीतना है तो उसको रिसोर्सेज चाहिए, उसको इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया की जो वेल्थ है, इंडिया के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं
उनकी मदद चाहिए और वो मदद इंश्योर करने के लिए एक के बाद एक वो अलग अलग स्टेप्स लेते हैं। कैबिनेट मिशन भेजते हैं, वेवेल प्लान जो है, वेवेल लॉर्ड वेवेल जो उस टाइम पर इंडिया के वॉइस रॉय हैं, वो अपना एक प्लान लेकर आते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस के अंदर। क्रिप्स मिशन आता है, एटली जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंग्लैंड के, फाइनली वो डिक्लेयर भी करते हैं कि हम इंडिया को इंडिपेंडेंट कर देंगे। तो इसकी क्रोनोलॉजी क्या है? क्रोनोलॉजी यहाँ पर सबसे पहले आपका क्रिप्स मिशन भारत के अंदर आता है। इसको विंस्टन चर्चिल जो है बेसिकली यहाँ पर भेज रहे हैं कि आप जाइए और कोशिश करिए कि भारत जो है हमारी वॉर के अंदर मदद करे। जब वॉर खत्म हो जाएगा तो हम भारत को काफी ज्यादा जो है अधिकार और दे देंगे। क्रिप्स मिशन फेल हो गया, लीडर सेटिस्फाइड नहीं हुए क्रिप्स मिशन से। फिर आता है हमारा जो वेवेल प्लान है, यानी कि जो उस वक्त के गवर्नर जनरल है वेवेल, लॉर्ड वेवेल, वो एक प्लान लेकर आ रहे हैं। वो भी कह रहे हैं शिमला कॉन्फ्रेंस में लोगों को बुलाया, उनसे बात की, उनको बोला कि ठीक है हम आपकी अलग अलग मांगों को मानने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगेन द लीडर्स वर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस। फिर आपका कैबिनेट मिशन भी आता है भारत के अंदर। कैबिनेट मिशन आके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो है वो आपको देता है, बताता है कि ठीक है डोमिनियन बना देते हैं, जो प्रिंसली स्टेट है वो अलग रह सकते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन फाइनली एटली का डिक्लेरेशन है पार्लियामेंट के अंदर, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, जहां पर वो कहते हैं कि हम 1948 जून में भारत छोड़कर चले जाएंगे, उससे पहले आप इंडिया और पाकिस्तान यानी हिंदूज और मुस्लिम अपने डिफरेंसेस को रिजॉल्व कर लीजिए। सो 1942 जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द सिविल वॉर, क्रिप्स मिशन इज कमिंग टू इंडिया। 45 में वेवेल प्लान, 46 में कैबिनेट मिशन वॉर के एंड होने के बाद, और एटली डिक्लेरेशन जो है 1947 में, जब वो एक तरीके से डिक्लेयर कर देते हैं दैट ब्रिटिशर्स आर फाइनली गोइंग टू लीव इंडिया इन लेटेस्ट नॉट लेटर बाय 1948, यानी कि जून 1948 से पहले पहले जो है हम भारत को छोड़कर चले जाएंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। अब ये क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, दैट हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी सेशन हेल्ड एट सूरत इन 1907। हिस्टोरिकल सेशन है सूरत का 1907 का, जहां पर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स उनमें स्प्लिट आ जाता है, विभाजित हो जाती है कांग्रेस। अब ये जो सेशन हो रहा है ये किसकी अध्यक्षता में हुआ है? रास बिहारी घोष, दादा भाई नौरोजी, रास बिहारी बोस या मदन मोहन मालवीय? तो क्या करेक्ट आंसर होगा ये मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। और इसी के साथ इस सेशन को हम लोग यहाँ पर कंक्लूड करते हैं, बट उससे पहले आई वुड अगेन लाइक टू रिमाइंड यू अबाउट द 3 catered courses that have been prepared by EduTap for the aspirants of EPFO examination, जिसमें आपका एक मास्टर पैक है, टेस्ट सीरीज प्लस आपका कोर्स है उन लोगों के लिए जो टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं सिर्फ, और इसके साथ साथ जो यूनिक कंपोनेंट्स हैं लाइक आईआर, लेबर लॉ एंड अकाउंट्स, ऑडिटिंग, इन कंपोनेंट्स की वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और क्विजेस उनको मिलेंगे इन दी टेस्ट सीरीज प्लस अलॉन्ग विद द टेस्ट सीरीज फॉर द एंटायर ऑल द सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट इज ओनली द टेस्ट सीरीज, जहां पर आपको सिर्फ सभी सब्जेक्ट्स की टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो भी यहाँ पर आपको मिलती है। इन द टेस्ट सीरीज आल्सो वी आर प्रोवाइडिंग यू विद फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर बोथ ईओयू एंड फॉर एपीएफसी सेपरेटली, राइट? सो दैट इज ऑल दैट आई हैड टू गिव यू इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज इनको लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना प्लीज मत जाइए, और लगातार पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।